हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ री एग्जाम के लिए फिर से जीएस की अगली टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। अगर आपने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो ये पूछ रहा है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो किसके समसामयिक थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग के। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग सन 184 से 148 ईसा पूर्व के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से कौन सी एक नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो चलिए बताते हैं कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी जलांगी नदी, ऑप्शन डी जोक नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जोक नदी। जोक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बाकी ऑप्शन पुनपुन नदी, ऑप्शन बी में अजय नदी, ऑप्शन सी में जलांगी नदी, ये तीनों ही गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। तो चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका है? महानदी बेसिन का हिस्सा है। जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में है और अजय नदी का प्रवाह बिहार एवं झारखंड में है। बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है तथा जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 3 में पूछा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? ऑप्शन ए एडिनिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी टायरोसिन, ऑप्शन डी साइटोसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टायरोसिन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है। ठीक है, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। ये स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है, इसकी ये खासियत है। टायरोसिन डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है? निम्न कारण से जीएनपी को हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं में श्रम की भागीदारी कम है। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। ऑप्शन ए मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, ऑप्शन बी कीमत की तुलना में लाभ कम है, ऑप्शन सी लाभ की तुलना में कीमतें कम है, ऑप्शन डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसकी व्याख्या में दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यह वृद्धि होती भी है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है?
प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। इसमें पूछ रहा है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताइए कौन है। ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ऑप्शन डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इसका सही उत्तर गेस करके आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने की है। ऑप्शन ए NM जोशी ने, ऑप्शन बी VP वाडिया ने, ऑप्शन सी VV गिरी ने, ऑप्शन डी SA डांगे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी BP वाडिया ने। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। VP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछ रहा है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपुंग नदी पर स्थित है। किस नदी पर, कलपुंग नदी पर। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि कारण बताना है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, ऑप्शन बी वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, ऑप्शन सी श्वसन दर का ह्रास, ऑप्शन डी आर्द्रता का बढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन दर का ह्रास। ठीक, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, यह सर्वविदित है कि फसल की कटाई के बाद फल श्वसन करते हैं, यानी जब फसल कट जाती है तो जो फल होते हैं वो उसके बाद भी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, यानी श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। यानी फल जितने ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उतनी ही जल्दी फल पक भी जाएंगे। ठीक, तो शीत प्रकोष्ठ में क्या होता है, शीत प्रकोष्ठ में कम तापमान पर कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। यानी शीत प्रकोष्ठ में फल जो होते हैं वो कम श्वसन करते हैं, जब कम श्वसन करेंगे तो वो जल्दी पकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न संख्या 10 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य
भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। दोबारा प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है SDG 6, ऑप्शन बी है SDG 7, ऑप्शन सी है SDG 8, ऑप्शन डी है SDG 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए SDG 6। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल, क्या सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 11 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? ये पूछ रहा है गर्म धारा। ऑप्शन ए फॉकलैंड धारा, ऑप्शन बी ब्राजील धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन डी कनारी धारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्राजील धारा। ब्राजील धारा गर्म धारा है। ऑप्शन ए में फॉकलैंड धारा है, ऑप्शन सी में लेब्राडोर धारा है, ऑप्शन डी में कनारी धारा है। ये तीनों ही ठंडी धाराएं हैं। अब इनकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ है। फॉकलैंड धारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, और लेब्राडोर धारा कहाँ बहती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और कनारी धारा कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, कनारी धारा कहाँ बहती है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। तो ये भी कहाँ हो जाएगी? ये भी अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ब्राजील धारा एक गर्म धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। कहाँ है? जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा एवं कनारी धारा ठंडी धाराएं हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमें क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया है? ठीक, तो किसने संबद्ध किया? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी MG रनाडे, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या दिया है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। चलिए बताइए कहाँ अवस्थित है? 1 बोत्सवाना, 2 नामीबिया, 3 जाम्बिया, 4 जैरे। तो ये स्थित है 1 बोत्सवाना, 2 नामीबिया, 1 और 2 दोनों होगा, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, बोत्सवाना और नामीबिया कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन पे 1 और 2 दिया है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2, ऑप्शन सी में दिया है 1 एवं 2, ऑप्शन डी में दिया है 3 एवं 4। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 एवं 2, बोत्सवाना एवं नामीबिया। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछ रहा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, क्या नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कोडागू और मैसूरू जिले में विस्तारित है। कहाँ? कोडागू और मैसूरू जिले में विस्तारित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछ रहा है?
प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चलिए बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस टुवार्ड्स स्ट्रगल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में ह्यूगे टोय स्प्रिंगिंग टाइगर, ऑप्शन सी में लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूगे टोय स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूगे टोय की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, ह्यूगे टोय की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका टुवार्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की है। किसकी है, टुवार्ड्स स्ट्रगल है जयप्रकाश नारायण की। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक, इंडिया डिवाइडेड किसकी है, इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, अब अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। ठीक, किसकी रचना है, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। यानी कौन से अधिकार हैं जो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं। तो चलिए बताइए कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नहीं सॉरी एक में दिया है विधि के समक्ष समता, 2 में दिया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 3 में दिया है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, 4 में दिया है चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। तो 2, 3, 4 देखिए किस ऑप्शन पे है। किस ऑप्शन ए में दिया है 1, 3, 4, ऑप्शन बी में दिया है 1, 2, 3, ऑप्शन सी में दिया है 1, 2, 4, ऑप्शन डी में दिया है 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित, किसमें, अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। मतलब भारत में नागरिकों को भी प्राप्त है और सभी व्यक्तियों को भी उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल के तहत सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त अधिकार हैं। ठीक, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, चलिए इसको देखते हैं एक बार ऊपर करके। विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, 15 में। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता है 19 डी में। और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछ रहा है, निम्न पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए फिर। 1 में क्या दिया है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2 में दिया है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। 3 में दिया है इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। चलिए अब ये तीनों गुण किसमें विद्यमान है यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अग्न्याशय। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और प्रश्न में ऑप्शन में दिया भी है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, तो अग्न्याशय ही होगा। अग्न्याशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी कोरंडम, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी टैल्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित हैं। जल के कितने अणु? जल के 2 अणु उपस्थित हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। क्या? CaSO4 2H2O। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो चलिए ढूंढिए फिर। 1 में दिया है अहिल्याबाई, 2 में दिया है दुर्गावती, 3 में दिया है पद्मनी और 4 में दिया है ताराबाई। तो इनका सही क्रम बताना है, क्या होगा? तो देखिए पहले होगा पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, फिर अहिल्याबाई है। तो क्या दिया है? 3 2 4 1। क्या? 3 2 4 1 किस ऑप्शन में दिया है? 3 2 4 1। ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिया है 3 4 1 2, ऑप्शन सी में दिया है 3 2 4 1, ऑप्शन डी में दिया है 2 1 3 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 2 4 1। तो चलिए इनका टाइमिंग देख लेते हैं क्या है। इनका टाइमिंग है, देखिए पद्मनी जो थी वो 14वीं सेंचुरी में थी। ठीक है, दुर्गाबाई 16वीं शताब्दी में थी, ये अकबर के समय की थी। और ताराबाई राजा राम की पत्नी थी जो 18वीं शताब्दी के समय थी, ये औरंगजेब का टाइम था। और अहिल्याबाई भी 18वीं शताब्दी में थी। तो इनका जन्म 1725 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1795 में हुई थी। ठीक, तो ये औरंगजेब के बाद के टाइम की हैं। तो सबसे लास्ट में यही आई अहिल्याबाई। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने पर रानी पद्मनी ने जौहर कर लिया था। ठीक, और दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक, अब ताराबाई के बारे में देखते हैं। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। ठीक, राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। और अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, यह लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो कौन उच्चतम है देखते हैं। ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी दमन एवं दीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान है। प्रश्नगत संघ शासित प्रदेशों में स्त्री साक्षरता दर निम्न अनुसार है। पुदुचेरी में कितनी है? 80.7%। ठीक, चंडीगढ़ में है 81.2%। दमन दीव में कितना दिया है? 79.5% दिया है। और लक्षद्वीप में दिया है 87.9%। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुई? लक्षद्वीप में। ठीक, चलिए अगर आपको इन प्रश्नों की PDF लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।